जय हिंद भावी लोक सेवकों, मैं राजीव कौरव परिश्रम ऑनलाइन बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 19 जून को होने जा रही है, अतः आपके पास अब से लगभग 100 दिवस बचे हैं और इन 100 दिवस में आपको अपनी तैयारी काफ़ी सुदृढ़ तरीके से, व्यवस्थित तरीके से और अनुशासित रूप में करनी है। आज हम पहली क्लास में मध्य प्रदेश के इतिहास से शुरुआत करेंगे। हमारी आज पहली क्लास है, यूनिट 1 से हम शुरू करेंगे। आपके सिलेबस में यूनिट 1 में कुछ जानकारी दी गई है कि आखिर किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला जो यूनिट का पहला पोर्शन आएगा वो इस टॉपिक से आएगा जिसका नाम है मध्य प्रदेश का इतिहास। इस इतिहास में प्रमुख घटनाएं, प्रमुख राजवंश और मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक देखेंगे? तो ऐतिहासिक अवधि, वैदिक काल, महाजनपद काल और मगध काल। ध्यान दीजिएगा, इन टॉपिक को हम ओवरऑल नहीं पढ़ेंगे, इन सभी टॉपिक्स का हम ओवरऑल विश्लेषण नहीं करेंगे। हम केवल इन टॉपिक को उस नज़रिए से देखेंगे जितने कि ये मध्य प्रदेश के इतिहास में भूमिका निभाते हैं। जैसे कि मगध के बारे में हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, केवल उन वंशों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने मगध पर राज किया और उनमें भी उतनी ही जानकारी लेंगे जितनी कि मध्य प्रदेश से रिलेट करती है। आई होप यू विल गेट इट। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का इतिहास में हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हुई हैं, प्रमुख राजवंश कौन कौन से हुए हैं, इनका प्राचीन इतिहास क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश नाम तो आपने इसका अर्थ समझा ही होगा। मध्य का अर्थ होता है केंद्रीय और प्रदेश का अर्थ होता है कोई क्षेत्र या राज्य। ठीक है, मध्य प्रदेश नेहरू जी द्वारा ये नाम दिया गया था। मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है। उसके साथ साथ इसे टाइगर स्टेट की दर्जा दिया गया है, सोया स्टेट कहा जाता है और भी इसके बहुत सारे नाम हैं। इसे अंग्रेज़ों के समय में, जब भारत पर अंग्रेज़ों का काल था, उस समय इसका नाम था सेंट्रल प्रोविंसेस या फिर इसे बरार नाम से जाना जाता था। ठीक है, ओके। इसके बाद में मध्य प्रदेश के बारे में हम क्या देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है ये गोंडवाना भूमि से संबंधित है, जो सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया के दक्षिणी भाग में। अब ये गोंडवाना लैंड क्या है, पैंजिया क्या है, तो समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, शुरुआती फेज में आज से 13.7 अरब वर्ष पहले जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और पूरे ब्रह्मांड का निर्माण चल रहा था, उसी के बाद लगभग आज से 4.5 अरब वर्ष पहले धरती का निर्माण हुआ। तो धरती के निर्माण के बाद में एक आग का गोला था, धीरे धीरे ठंडा होता है और इस पर कई संरचनाओं का निर्माण होता है। शुरुआती फेज में धरती पर एकमात्र महाद्वीप था और आसपास एकमात्र महासागर था। तो ये जो महाद्वीप था इसका नाम था पैंजिया और ये जो महासागर था इसका नाम था पैंथालासा। कुछ अंतर्भूविवर्तन की घटनाओं के कारण ये महाद्वीप टूटता है 2 भागों में। तो इसके जो दक्षिण का पार्ट होता है, ये जो दक्षिण का भाग होता है, इसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड और उत्तर के भाग को कहा जाता है लॉरेंसिया। दक्षिण का जो भाग होता है इससे बाद में 3 और पार्ट टूटे, 3 से 4 पार्ट्स में टूट जाता है, जैसे कि साउथ अमेरिका, वर्तमान का साउथ अमेरिका, अफ्रीका के बाद इंडिया और इंडिया के बाद आप देखेंगे इसमें ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है और थाईलैंड वगैरह है, ये सब गोंडवाना लैंड के भाग कहलाते हैं। अब ये जो गोंड शब्द है, तो आप जानते हो कि इंडिया में, आप ये बात अच्छे से जानते हो कि इंडिया में जो गोंड है एक बड़ी जाति है। ये जाति भारत में रहती है, लेकिन मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी जाति है। भारत की सबसे बड़ी जाति है गोंड, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जाति है गोंड। तो गोंडवाना शब्द अर्थ इसका होता है गोंडों की भूमि। आज भी मध्य प्रदेश में विभिन्न जनजातीय समूह निवास करते हैं, जिनमें भील सबसे प्रमुख हैं और गोंड द्वितीय प्रमुख हैं। हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? आप जानते हो इतिहास को लगभग 3 भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल क्या है जनाब? तो प्रागैतिहासिक काल में आप इतना याद रखिए कि इतिहास की वह घटना, मतलब इतिहास का वह पुराना से पुराना रूप जिसके बारे में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, कोई भी रिटन एविडेंस हमें यहाँ से उपलब्ध नहीं हुए हैं। क्लियर?
मतलब साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, पत्थर मिले हैं, कुछ और ऐसे शमशान घाट में या फिर बहुत सारे मुर्दे मिले हैं, उनके ढांचे मिले हैं शरीर के, लेकिन लिखित रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इस समय के लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता होगा। दूसरा इतिहास का वर्गीकरण में आता है स्थान आद्य ऐतिहासिक काल का। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, ऐसा समय जब मनुष्य लिखना सीख गया था, लेकिन क्या लिखता था वो हमें नहीं पता। कहने का मतलब है कि ये लोग लिखते थे और खुदा वाँचते थे, मतलब इन्होंने जो भी लिखा है वो हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हम पढ़ नहीं पाए हैं। और ऐतिहासिक काल वो काल है जिस समय के हमें बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं और हम उन्हें पढ़ पाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। प्रागैतिहासिक अवधि कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, जैसे कि बस्तियाँ वगैरह, सब वगैरह। प्रागैतिहासिक युग को पाषाण युग और चारकोलिथिक युग में वर्गीकृत किया जाता है। चारकोलिथिक युग मतलब ताम्रपाषाण युग। ठीक है, तो वर्तमान में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर हमें प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में यदि आप देखते हो तो मुख्य रूप से जो नदियाँ हैं या बस्तियाँ घाटियाँ विकसित हुई हैं, ये मुख्य रूप से विकसित हुई हैं नदियों के किनारे। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ मध्य प्रदेश। प्री हिस्टोरिक पीरियड, you have remembered that no written evidence, only archaeological evidences यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज क्लासिफाइड इनटू स्टोन एज एंड चारकोलिथिक एज। द प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट्स इन प्रेजेंट डे एमपी डेवलप्ड प्राइमरीली इन द वैलीज ऑफ रिवर सच एज नर्मदा, बेतवा, इन नदियों के किनारे। आप समझे, मध्य प्रदेश में जितने भी प्रागैतिहासिक स्थल हैं ये सब नदियों के किनारे विकसित हुए थे। कौन कौन सी नदियां हैं? ध्यान दीजिएगा, नर्मदा, बेतवा, चंबल, इन सब के किनारे। प्रागैतिहासिक मनुष्यों के अवशेष कहाँ कहाँ मिलते हैं? कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें पता चला है कि प्रागैतिहासिक काल के एविडेंस यहाँ हैं। तो भीमबेटका, होशंगाबाद, सागर, भोपाल, रायसेन, नेमावर, छनेरा, महेश्वर, खरगोन का, पचमढ़ी होशंगाबाद की, आदमगढ़, मंदसौर आदि जगह पर। ठीक है, रिलिक्स ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन फाउंड इन भीमबेटका, होशंगाबाद, सागर, भोपाल, रायसेन, नेमावर, छनेरा, महेश्वर, पचमढ़ी, आदमगढ़ एंड मंदसौर। मध्य प्रदेश के कुछ और स्थान हैं जैसे कि ऐरन है, कुंडम है, अर्जुनी है, जयकारा है, दमोह है, होशंगाबाद क्षेत्र है। यहाँ पर पाषाण युग के अर्थात स्टोन एज के भी कुछ एविडेंसेस हमें फाउंड हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। अब मैंने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक जो युग है इसको हमने दो भागों में बांटा है, एक पाषाण युग और दूसरा ताम्रपाषाण युग। एक प्री हिस्टोरिक एज को स्टोन एरा और एक पैलियोलिथिक। हमने इसमें इसे आपने देखा होगा, अभी हमने इसे बांटा था चारकोलिथिक एज में। ठीक है, उस पेज को भी आप ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में पाषाण कालीन कौन कौन से स्थल रहे हैं और पाषाण काल के कौन कौन से हमें साक्ष्य मिले। तो भारतीय पाषाण युग को भी 3 कालों में बांटा जाता है। कौन कौन से पाषाण काल हैं? तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, इन 3 स्टेजेस में इंडियन स्टोन एज को हम डिवाइड करते हैं। तो इस समय के कौन कौन से साक्ष्य हैं? तो ध्यान दीजिएगा, पाषाण युग के यदि हम देखें पुरा पाषाण में, तो मध्य प्रदेश का ऐरण, कुंदम, अर्जुनी, जयकारा, जबलपुर, दमोह, हटा, सागर, होशंगाबाद, ये जो एरियाज़ हैं यहाँ से हमें पाषाण युग के एविडेंसेस प्रोवाइड हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे पुरा पाषाण काल की। ध्यान दीजिएगा, प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से? पैलियोलिथिक, मेसोजोइक और नियोलिथिक। तो पुरा पाषाण युग जो था, इस समय मानव क्या करता था? इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड है 2.5 लाख साल से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, मतलब काफ़ी पुराना। इस समय मनुष्य जंगली अवस्था में रहता था, केवल शिकारी था, शिकार करके जीवन बसर करते थे और खाद्य संग्राहक हो जाता है धीरे धीरे।
इसको केवल और केवल चिंता रहती है खाने की, जंगल में संघर्ष करके अपनी जान बचाने की और सोने की। इसके अलावा इनका कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, तो इस समय पुरापाषाण युग में मनुष्य क्या करता था, केवल एक शिकारी हुआ करता था जो कि नदी घाटियों के किनारे शिकार करते थे जंगलों में और सुकून से अपना जीवन जीते थे। हंटर्स एंड फूड गैदरिंग, ये आपको याद रखना है। एमपी में कुछ मुख्य साइटें हैं जहाँ से हमें, कुछ नदी घाटियाँ हैं जहाँ से पुरापाषाणकालीन सबूत मिले हैं, एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं इस पैलियोलिथिक एज के। फॉर एग्जांपल रिवर नर्मदा के किनारे, ठीक है, बेतवा के किनारे, चंबल के किनारे। कुछ बेतवा नदी के किनारे हमें इस समय हाथ या क्वार्टजाइट से बनी गई कुछ कुल्हाड़ी मिली है। तो ये कुल्हाड़ी का जब आप टाइम पीरियड देखते हैं कार्बन डेटिंग विधि से, तो हमें पता चलता है कि ये पुरापाषाण काल की है। हिरण नदी, बेनगंगा नदी, इन सभी क्षेत्रों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से हमें पुरापाषाणकालीन युग के प्री पैलियोलिथिक एज के हमें साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंसेस प्रोवाइड हुए हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के उन प्लेसेस के बारे में, उन क्षेत्रों के बारे में जहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन स्थलों के। तो पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में? ठीक है, ध्यान दीजिए, पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं, पैलियोलिथिक प्लेसेस कौन कौन से हैं जहाँ से हमें मध्य प्रदेश के इन जगहों से पुराने समय की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला आपको नाम याद रखना है भीमबेटका। कौन सा? भीमबेटका। डॉक्टर वाकणकर, कई बार नाम सुना होगा। डॉक्टर वाकणकर जी के द्वारा भीमबेटका की खोज की गई थी और मध्य प्रदेश में भीमबेटका सबसे महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल है। ये न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप पर भी मानव जीवन के शुरुआती चिन्हों को प्रदर्शित करता है। कैसे? भीमबेटका जो है यहाँ पर हमें पाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इन तीनों के समय की गुफाएं मिलती हैं और इन गुफाओं में कुछ चित्रकारी की गई है। चित्रकारी कैसी की गई है कि लोग बैठे हैं, कुछ लोग जानवर का शिकार कर रहे हैं और रंगीन चित्र हैं जो कि लाल गेरुआ कलर से बनाए गए हैं। और जब इनकी डेट निकाली गई कार्बन डेटिंग और अदर विधियों से कि ये कितने पुराने हो सकते हैं, तो पता चला कि ये पाषाण काल के हैं। मतलब इसमें पैलियोलिथिक, मीसोजोइक और न्यूलिथिक तीनों एजेस के आपको एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, तो भीमबेटका इन एमपी इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्री हिस्टोरिक साइट, इज नॉट ओनली exhibit earliest traces of human life in MP but also on Indian subcontinent. नेक्स्ट, यहाँ प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक का जो मनुष्य का निरंतर विकास हुआ है उसके जीवन के हमें यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, स्थान कहाँ है, प्लेस कहाँ है? ये लोकेशन की बात करें तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये लोकेशन आती है। यदि आप भोपाल से जाते हैं 40 किलोमीटर दूर है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में 3 ऐसी साइट्स हैं जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। यूनेस्को क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में ऐतिहासिक और पर्यावरणीय जगहों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्य करता है। इसके बारे में हम समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में और हम बात करें इसके बारे में तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो जगह है कौन सी, भीमबेटका, इसको 1980 में सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था और यूनेस्को ने भीमबेटका को 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। ये क्वेश्चन कई बार MPPSC पूछ चुकी है, तो ये तीनों आपको क्वेश्चन के ये याद रखने हैं। कहाँ पर है? मैंने आपको बताया 3 ऐसे प्लेसेस हैं भारत में, मध्य प्रदेश में, जिनको यूनेस्को ने दर्जा दिया है। नंबर 1 खजुराहो, ठीक है, नंबर 2 सांची, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, और नंबर 3 भीमबेटका। ओके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या करते थे, क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर कुल 500 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, 500 से अधिक, जहाँ पर भित्ति चित्र हैं, रॉक पेंटिंग्स प्राप्त हुई हैं। देयर आर टोटल 50-100 कैव्स ना, ऑल विथ रॉक पेंटिंग्स।
शिकार, नृत्य और घरेलू गतिविधियों के यहाँ पर चित्र मिले हैं, जैसे हंटिंग करते हुए या डांस करते हुए या डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ करते हुए यहाँ पर लोगों को दिखाया गया है चित्रों के माध्यम से, तो हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं हथनौरा। हथनौरा इज़ द अनदर प्लेस ऑफ स्टोन एज इन एमपी। हथनौरा जो है मध्य प्रदेश में पाषाण काल का एक अन्य स्थल है। यहाँ पर मानव अस्तित्व का पहला साक्ष्य मिलता है। कहाँ पर है? सीहोर ज़िले में है। हथनौरा गांव डिस्ट्रिक्ट सीहोर में है, जो कि नर्मदा घाटी के अंतर्गत आता है। यदि हम देखें तो होशंगाबाद के पास है, तो 30 किलोमीटर आप वहाँ से यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पर एक जीवाश्म खोपड़ी मिली है हथनौरा में। जो सांकलिया जी थे, इनको यहाँ पर एक जीवाश्म खोपड़ी मिली है, जो कि अब तक की प्राप्त सबसे पुरानी खोपड़ी है। भारत की भूमि पर खोजी गई मानव की सबसे पुरानी खोपड़ी है, जो कि मध्य प्रदेश से मिली है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब खोजी गई थी? 5 दिसंबर 1982 को। तो जो माफ़ करिएगा, अरुण सानकिया जी जो हैं, अरुण सानकिया या अरुण सोनकिया इनको कहा जाता है, जिनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो अरुण सोनकिया जी के द्वारा ये खोपड़ी खोजी गई थी। क्लियर? ओके। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ होमो इरेक्टस का विकसित रूप माना जाता है, ये जो खोपड़ी प्राप्त हुई थी। तो हथनौरा के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? फर्स्ट, एविडेंस ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस। कहाँ पर है? तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। किस वैली के अंतर्गत आता है? नर्मदा वैली के अंतर्गत आता है। क्या मिला है? तो जीवाश्म खोपड़ी मिली है, मतलब फॉसिल स्कल मिला है यहाँ पर दिसंबर 5, 1982 में। किसके द्वारा खोजा गया? तो जियोलॉजिस्ट अरुण सोनकिया जी द्वारा इसको खोजा गया। और कब का हो सकता है ऐसा माना जाता है? कौन से मानव का हो सकता है? हम तो होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस से पहले होमो इरेक्टस थे, तो ऐसा माना जाता है कि ये होमो इरेक्टस का एक एवोल्यूट फॉर्म हो सकता है। ओके। मध्य प्रदेश की कुछ साइटों की सूची है जिन पर आपको ध्यान देना होगा, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। यदि हम पुरापाषाण की बात करें तो पुरापाषाण से थोड़े पहले की भी जानकारी यहाँ से मिलती है, हथनौरा से, भीमबेटका से, आदमगढ़ से। ये सभी नर्मदा घाटी क्षेत्र में आते हैं। यदि आप मिडिल पैलियोलिथिक एज की बात करते हो, मध्य पुरापाषाण काल की बात करते हो, तो भीमबेटका ये भी नर्मदा घाटी क्षेत्र में आता है। यदि आप लोअर पैलियोलिथिक अर्थात निम्न पुरापाषाण की बात करते हो, तो यहाँ पर हमें जोगदाहा और भीमबेटका प्लेस मिलते हैं। जोगदाहा कहाँ पर है? तो ये है सीधी जिला मध्य प्रदेश में, और भीमबेटका नर्मदा वैली मध्य प्रदेश के रायसेन की जो अब्दुल्लागंज तहसील है उसमें आता है। ओके, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में जो मेसोलिथिक युग है, या जो मध्य पुरापाषाण काल मध्य पाषाण काल युग जैसे कहते हैं, द मीसोलिथिक एरा, जो मेसोलिथिक एरा है, इस समय की कौन कौन से साक्ष्य हैं जो हमें बताते हैं कि मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल में मनुष्य कुछ गतिविधियां करता होगा। सबसे पहले मेसोलिथिक युग के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो बेतवा, चंबल और नर्मदा घाटी से पाए जाते हैं। आदमगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण इसे एक साइट माना जाता है, और यहाँ से हमें मेसोलिथिक साक्ष्य प्राप्त हुए। आदमगढ़ कहाँ पर है? ध्यान दीजिए, ये आता है होशंगाबाद ज़िले में। आदमगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, नर्मदा घाटी के तट पर है। ठीक है। यहाँ पर कुछ रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, कुछ भित्ति शैल चित्र मिले हैं, उनके लिए प्रसिद्ध है। चित्रों पर क्या दिखाया गया है? तो हंटिंग, शिकार वगैरह, डांसिंग, नृत्य करते हुए, और डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ मतलब घरेलू गतिविधियों को दर्शाया गया है। पाषाण युग की कलाकृतियाँ मिली हैं। कौन कौन से युग की मिली हैं? तो पाषाण काल में पुरापाषाण काल, प्री जो मेसोलिथिक एज है उसकी भी मिली हैं, और प्री स्टोन एज है उसकी भी मिली हैं, पूर्व पाषाण काल की मिली हैं, पुरापाषाण काल की मिली हैं। तो कुछ अन्य साइटें भी हैं मेसोलिथिक युग की यहाँ पर पूर्वी निमाड़ में और शहडोल में। तो आपको क्या याद रखना है कि आदमगढ़ मध्य प्रदेश की एक जगह है, और यह जगह किसके लिए जानी जाती है? क्योंकि यहाँ पर जो मेसोलिथिक युग है, मध्य पाषाण काल है, उसके साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्यों में क्या मिला है? रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। रॉक पेंटिंग्स क्या दर्शाती हैं? उस समय के लोग जो नृत्य कर रहे हैं, उन्होंने कुछ चित्र भी बनाए होंगे नृत्य करते हुए। उनमें से किसी कलाकार ने, कोई रहा होगा बड़ा चित्रकार जिसने ये सब बनाया। हालांकि वो बहुत स्पष्ट नहीं है, ठीक है।
संकेतात्मक है, कोई व्यक्ति ऐसे चित्र कर रहा है, तो इस तरीके की उसकी पेंटिंग मिली है, कुछ लगभग इस तरीके की, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। आगे देखते हैं और कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो याद रखना मंदसौर और रीवा वगैरह, ये सब आप प्लेसेस याद रखिएगा, छतरपुर छिंदवाड़ा ये सब उसमें शामिल हैं। नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या करने लगे थे ये लोग कि खाना उत्पादित करने लगे थे। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो पाषाण काल था उसको 3 भागों में बांटा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में ये लोग शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे, लेकिन मध्यपाषाण काल में ये लोग शिकारी होते हैं और चरवाहे बन जाते हैं, मतलब पशुपालन करना सीख जाते हैं मध्यपाषाण काल में। और उसके बाद जो नवपाषाण काल आता है, जो नियोलिथिक एज आता है, इस नियोलिथिक एज में ये लोग खाद्य उत्पादित करने लगते हैं। कुछ हुआ ऐसा होगा, साइंटिस्ट का मानना है कि ये लोग शाम को नदियों के किनारे जाते होंगे शिकार ढूंढने के लिए। नदियों के किनारे क्यों जाते होंगे? चूँकि शाम को जो जानवर होते हैं वो नदियों के किनारे पानी पीने आते हैं, तो वहाँ आसानी से इनको शिकार मिल जाता था। नदियों के किनारे कुछ इनको बीज मिले होंगे, कुछ ऐसे पौधे मिले होंगे जिनमें कुछ बीज होंगे, तो उन्होंने इनके बीजों को निकाल कर खाना चाहा होगा, और हो सकता है खाते समय कुछ बीज नीचे गिर गए, और कुछ समय बाद वह फिर से अंकुरित होकर पौधे बन गए और उनमें फिर से बीज आ गए। तो यह प्राकृतिक गतिविधि देखकर इनके मस्तिष्क में एक विचार आया होगा कि क्यों ना हम इन बीजों को बोएं, और बीजों को बोने के बाद हम लोग बहुत सारे बीज प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक बीज से कई सारे बीज प्राप्त हो रहे हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने खेती करना शुरू किया होगा धीरे धीरे कई सौ साल के विकास क्रम में। और आप सभी जानते हैं यदि खेती करनी है तो स्थायी रूप से रहना होगा। तो जैसे ही मनुष्य ने खेती करना शुरू किया, खाद्य का उत्पादन करना शुरू किया, मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आ गया और यह झोपड़ी या मकान बनाकर रहने लगे। तो खेती करना कब शुरू किया? नवपाषाण काल में। ओके, हम देखते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। तेज धार वाले उपकरणों का यूज करना सीख गए, खेती करेंगे और सब चीज़ों में तेज धार वाले उपकरण लगेंगे, तो इन्होंने तेज धार वाले, मतलब जो पत्थर होता है, पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोग पत्थर को औजार बनाते थे, ठीक है, और बाद में पत्थरों के औजार बनाने लगे। दोनों बातों में अंतर है। पत्थर को औजार बनाना मतलब एक पत्थर पड़ा है, उसे उठाकर किसी को मार दिया जाए तो वो औजार है, लेकिन जिस पत्थर को आप पहले नुकीला बनाओ, इसमें एक धार बनाओ और उसका यूज़ करो खुदाई करने में, कटाई करने में, तो ये कहलाएगा पत्थर के औजार बनाना। नेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है इस समय की? पौधे के साथ साथ जानवरों का पालना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया, जानवरों को पालतू बनाया। सबसे पहला जानवर कौन था जिसे पालतू बनाया था? तो कुत्ता। ये साक्ष्य भी हमें मध्य प्रदेश से ही प्राप्त होता है। आदमगढ़ जैसे प्राचीन मानव की या पाषाणकालीन मानव की क्रीड़ा स्थली के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर ऐसा पहला समाधान मिला था जहाँ आदमी के साथ एक कुत्ते को दफनाया गया। उससे पता चला कि मनुष्य ने पहला जो था पालतू जानवर कुत्ते को बनाया होगा। यहाँ इन क्षेत्रों से हमें ऐसे साक्ष्य मिले कि ये लोग चावल, गेहूँ, जौ और बाजरा उगाते थे। ध्यान दीजिएगा, चावल, गेहूँ, जौ और बाजरा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। जानवरों में कौन कौन सी जानवरों के कंकाल मिले हैं इस समय के? तो भेड़ और बकरी को उन्होंने पालतू बनाया होगा, इनके हमें यहाँ से कंकाल मिलते हैं। उसके बाद में इन जानवरों को जब पालतू बनाया होगा तो सब लोग, इनके साथी संगी सब लोग खेती बाड़ी करने लगे, जानवरों को पालने लगे। तो यहाँ से शुरुआत होती है ग्रामीण जीवन की, ठीक है। और इसके आधार पर, इसके बाद से एक सेक्स के आधार पर श्रम का विभाजन होता है। क्लियर? तो यहाँ से हमें फिर से ध्यान दीजिएगा, नियोलिथिक एज में शार्प एज टूल्स मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इस समय के कि एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, और प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, पौधों के साथ साथ जानवरों की कृषि या पालतू जानवरों को पालतू बनाया इन्होंने। कौन कौन सी फसलें उगाई? तो राइस, वीट, बार्ले और मेल्ट्स, बाजरा। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जैसे कि सीप, गॉट, कैटल लेड टू इमरजेंस ऑफ विलेज लाइफ एंड डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन सेक्स। श्रम विभाजन, सेक्स बेसिस ऑन सेक्स, कहाँ पर शुरू हुआ होगा? नवपाषाण काल से। अब नवपाषाण काल के बाद में हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक ताम्रयुग की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ताम्रयुग मतलब कॉपर एज, प्री हिस्टोरिक कॉपर एज। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? तो 4000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व।
आप लोगों को ध्यान देना चाहिए जिनको नहीं है जानकारी, ईसा पूर्व की जब हम बात करते हैं तो ये बात कर रहे हैं हम आज से ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की। जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसको मान लिया जाता है एक, और उनसे जन्म के पहले जो घटनाएं घटी हैं उन्हें कहा जाता है ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटनाएं घटी हैं उन्हें कहते हैं ईसवी। जैसे आज 2022 चल रहा है तो ईसा मसीह को जन्म को 2022 साल हो चुके हैं, क्योंकि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जिसे जॉर्ज ग्रेगरी ने, जो पॉप ग्रेगरी थे, उन्होंने 1582 में लागू किया था। 1582 में अकबर ने धार्मिक नीति भी लागू की थी। चलिए आगे देखते हैं। हम बात कर रहे थे तांबे के युग की, तो चालकोलिथिक का अर्थ, इसे हम कहते हैं चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज का क्या अर्थ हुआ? मतलब पाषाण काल के बाद से पाषाण काल तक मनुष्य ने पत्थर का उपयोग किया, और उसके बाद उसे कुछ धातु प्राप्त हुई। खुदाई वुदाई करने में जो भी है, उसे पहली जो धातु मिली वो थी तांबा, और तांबे का उपयोग भी इन्होंने करना सीखा। तो तांबे से सबसे पहले जो औजार बनाया था वो बनाया था इन्होंने कुल्हाड़ी। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसका अर्थ क्या होता है? तांबा युग। चालकोलिथिक मीन्स स्टोन कॉपर एज। सो आफ्टर स्टोन मेटल बिगन्स टू यूज फॉर मेकिंग टूल्स। इसलिए पत्थर के बाद धातु का उपयोग उपकरण बनाने के लिए की जाने लगा, और तांबा पहली धातु थी जिसका मनुष्य द्वारा उपयोग किया गया था। एंड कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन। यह सभ्यता मालवा क्षेत्र में मौजूद थी। यदि आप कॉपर स्टोन एज की बात करो तो एमपी के कौन से क्षेत्र में इससे संबंधित, इससे रिलेटिव एविडेंस मिले हैं? तो यू शुड रिमेंबर कि हमें मालवा रीजन है जो मध्य प्रदेश का, यहाँ से इस सिविलाइजेशन के कुछ क्षेत्र मिले हैं। क्लियर? ओके। हम बात करेंगे कौन कौन से क्षेत्र हैं मालवा रीजन के जहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं यहाँ से। सावधानी से, अनुशासन से ध्यान दीजिएगा कि जो नर्मदा, चंबल, बेतवा, जबलपुर और बालाघाट, ये आदि घाटियाँ हैं, यहाँ से हमें इससे रिलेटिव साक्ष्य मिले। कुछ प्लेसेस की बात करते हैं जो एमपीपीएससी प्री में तो आते ही हैं, साथ ही साथ मेंस में भी सीधा सीधा 3 से 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो ध्यान दीजिए। कायथा, जो पहली साइट थी वो थी कायथा। कायथा में खुदाई हुई, किसने की? तो डॉक्टर वाकड़कर जी ने। इन्हें बीएस वाकड़कर कहते हैं, विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना मध्य प्रदेश के नीमच में इनका जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। कायथा उज्जैन में है। यह छोटी सिंध नदी के दक्षिण में स्थित है, याद रखना। उज्जैन से छोटी सिंध नदी बहती है, उसके साउथ में स्थित है। कायथा मध्य प्रदेश की पहली चालकोलिथिक बसाहट थी। ठीक है, इट वाज ओल्डेस्ट टाउन एक्सकेवेटेड बिलोंगिंग टू द चालकोलिथिक पीरियड। और यहाँ पर क्या होता है कि प्राचीन काल के हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, स्टोन और कॉपर एज के साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन बाद में गुप्त काल के भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं। पता चलता है गुप्त काल के दौरान भी यहाँ पर कृषि होती थी और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, जिसके कारण एक खूब फला फूला एक महत्वपूर्ण नगर था गुप्त डायनेस्टी में। आपने एक नाम सुना होगा जोशी बराह मेहर जी का, उनका जन्म भी कायथा में हुआ था। एस्ट्रोलॉजर बराह मेहर वाज बॉर्न इन कायथा। डॉक्टर वाकड़कर जी ने कायथा की खोज की, साथ ही इसके पड़ोसी एक जगह है नागदा, उसकी भी खोज की। तो नागदा इज़ अनादर साइट रिलेटेड टू कॉपर स्टोन एज। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरण। एरण क्या है? तो भैया एरण भी एक चालकोलिथिक एरा की एक प्लेस है, जहाँ से हमें जो कॉपर समाज है, या हम कह सकते हैं कि कॉपर काल है, जहाँ से कॉपर को यूज़ करना शुरू किया मनुष्य ने, उस समय के हमें साक्ष्य मिलते हैं। मतलब 4000 BC के बाद के एविडेंस यहाँ से हमें कुछ मिलते हैं। तो एरण कहाँ है? इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे कि इसका एक नाम है एरिकेन, एक नाम इसका मिलेगा आपको गुप्त काल में स्वभोग नगर। ध्यान दीजिएगा, स्वभोग नगर। ओके, और कहाँ पर स्थित है? तो ये सागर ज़िले में स्थित है। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। 20 से लेकर 700 ईसा पूर्व की समयावधि की यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है। गुप्त राजवंश के तहत ये काफ़ी खुला हुआ। एरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कब है? एरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एक सती प्रथा आपने नाम सुना होगा, जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी पति की चिता पर बैठकर आत्मदाह कर लेती थी। तो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमें मिलता है एरण से। एरण में एक 510 ईस्वी का अभिलेख है,
इस अभिलेख में लिखा है कि जो भानुगुप्त थे उनके सेनापति, आई थिंक शकों के आक्रमण के कारण उनकी डेथ हो जाती है, और आक्रमण के कारण जो डेथ होती है उसमें उनके सेनापति के साथ उनकी पत्नी भी उनके साथ अग्नि में चिता में बैठकर आत्मदाह कर लेती। तो ये पहला लिखित साक्ष्य मिलता है हमें सती प्रथा का। आई रिपीट, फर्स्ट रिटन एविडेंस ऑफ सती प्रथा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नबदा टोली। एक दूसरी जगह है नबदा टोली, अदर प्लेस है, जो हमें बताता है कि जो कॉपर एरा है, स्टोन कॉपर एरा है, उसके क्या साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। सबसे पहले कहाँ पर है ये जगह, तो खरगोन के पश्चिमी निर्माण में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका टाइम पीरियड लगभग 1600 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। यहाँ पर कुछ गोल और आयताकार, मतलब कुछ कॉटेज मिला है, कुछ पत्थर वगैरह और कुछ अलग चीज़ें मिली हैं जिनका जो आकार है वो है राउंड, गोल है और रेक्टेंगल का स्पेस है। और क्या मिला यहाँ से, तो भैया यहाँ से मिला है चूल्हा, रोटी बनाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे ह्यूमन के ढांचे मिले हैं, हड्डियों के ढांचे, जिनसे उनको टेस्ट करके पता चलता है कि ये एमपी के रहने वाले नहीं थे, ये अदर जगह के थे जो प्रवास करके एमपी आए होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में किस समय, मध्य प्रदेश में पत्थर और कॉपर का जो समय था उस समय प्रवासी विदेशियों की उपस्थिति के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो नबदा टोली से। ओके, नेक्स्ट याद रखेंगे आबरा, ये कहाँ पर है, मंदसौर में है। महेश्वर और नबदा टोली इस तरीके से। डांगवाला कहाँ पर है, उज्जैन में है, ये भी एक साइट है। ये नागदा उज्जैन में है, मैंने आपको बताया था। डांगवाला जो है नागदा के करीब है, वांकड़ाकर जी ने इसकी खोज की थी। क्षिप्रा नदी के किनारे है, केवल इतना याद रखना है। और भी बहुत सारी चालकोलिथिक साइट्स हैं, जैसे कि बेशनगर, जैसे विदिशा कहा जाता है। महेश्वर जो कि खरगोन में है। खोदीनामा जो कि होशंगाबाद में है। आज़ाद नगर जिसका नाम महू है, वो भी इंदौर शहर में है। शाजापुर, धार, जबलपुर, भिंड, ये अदर ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ से चालकोलिथिक एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट हैं, की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। वांकड़ाकर जी ने कायथा और नागदा की खोज की थी। सांकलिया जी ने महेश्वर और नबदा टोली की खोज की थी। और अरुण सोनकिया जी ने कहाँ की खोज की थी, याद करिए और बताइएगा। प्रागैतिहासिक स्थलों की रॉक पेंटिंग्स भी हमें मिली हैं, तो कहाँ कहाँ से मिली हैं रॉक पेंटिंग्स, भीमबेटका से, आदमगढ़ से। पनार पानी कहाँ है, उस पचमढ़ी में है पनार पानी गांव, होशंगाबाद ज़िले में। यहाँ से हमें मामा भांजा पेंटिंग्स मिली हैं। पेंटिंग्स का नाम है मामा भांजा रॉक पेंटिंग्स, शैलाश्रय, ठीक है। और मारा गुफाएं कहाँ पर हैं, सीधी में, ध्यान देना, मारा गुफाएं सीधी में है। एक और आपको नाम सुनने को मिलेगा, सारू मारू की गुफाएं विदिशा में आती हैं, सलकनपुर मंदिर के आगे। ओके, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं ऐतिहासिक अवधि की। तो हमने मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को जाना। प्रागैतिहासिक काल के बाद में आद्यैतिहासिक काल में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, सीधा हम आते हैं ऐतिहासिक काल में, हिस्टोरिक पीरियड में। हिस्टोरिक पीरियड में आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिली, इन सब के बारे में हम अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में इसके बाद शुरू होता है लोह युग। लोह युग क्या है, जिस समय मनुष्य ने लोहे का प्रयोग करना सीखा। तो तांबे के बाद मनुष्य ने लोहे का प्रयोग करना सीखा, और इस लोह युग के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, चंबल घाटी में। चंबल घाटी में कुछ एविडेंस मिले हैं काफ़ी पुराने, मतलब भिंड, मुरैना, श्योपुर जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से पूरे चंबल संभाग से हमें कुछ एविडेंस मिले हैं जो बताते हैं कि ये काफ़ी पुराने हैं और इस समय मनुष्य ने लोहे का यूज़ करना शुरू कर दिया था। थोड़ी हम बात करते हैं वैदिक काल की। ये सब फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, इनसे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा, जब आपको पता चलेगा कि इनसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम बात करते हैं वैदिक काल की। तो ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल से पहले आता है सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी साक्ष्य मध्य प्रदेश से प्राप्त नहीं होता है, इस बात को आपको याद रखना, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक भी साक्ष्य एमपी से नहीं मिला, इसलिए हम एमपी जीके में सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़ते हैं। वैदिक काल,
वैदिक काल में, या हम कहें वेदों में, ऐसी कौन कौन से उल्लेख हैं जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं? तो नंबर 1 विंध्य पर्वत के बारे में उल्लेख है, जो इससे हमें पता चलता है कि मध्य प्रदेश का विंध्य पर्वत जो है, विंध्याचल पर्वत, ये इंडो आर्यन क्षेत्र को दक्षिणी सीमा का गठन करता था। मध्य प्रदेश का विंध्याचल जो पर्वत है, ये ऊपर बताता था कि यहाँ पर इंडो आर्यन क्षेत्र है, जहाँ पर आर्य आकर बसे बाद में वैदिक काल में, और साउथ में द्राविड़ रह रहे थे जो यहाँ की मूल जाति थी। इन सब के डिवीज़न को किससे डिवाइड किया गया? इन दोनों क्षेत्रों को विंध्य पर्वत क्षेत्र से। आज भी विंध्याचल पर्वत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विभाजक सीमा माना जाता है। ओके। ऋग्वेद में एक नाम मिलता है नर्मदा का, नर्मदा एमपी की नदी है, तो ये भी एक फैक्ट है। इसका नाम क्या मिलता है? नर्मदा का वेदों में नाम मिलता है नामोदास, या फिर आपको एक नाम और देखने को मिलेगा रेवा। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, आगे चलते हैं। अन्य आप जानते हैं कि और वेद हैं, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, और कुछ ब्राह्मण और ऐत्रेय उपनिषद हैं। तो इन सब में एक जाति है जिसका उल्लेख मिलता है, वो है निषाद जाति। निषाद जाति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये निषाद जाति कहाँ रहती थी? तो मध्य प्रदेश के दंडकारण्य क्षेत्र में इसके रहने का स्थान बताया गया है कि ये दंडकारण्य प्रदेश में रहती थी। जब भगवान श्री राम अयोध्या छोड़कर जाते हैं तो जंगल में निषाद राज इनका स्वागत करते हैं। ये वही निषाद थे। और आपको ये भी याद रखना चाहिए, जब भगवान राम वनवास करके लौट कर आते हैं तो ये राज सिंहासन पर बैठते हैं और उनका राज्याभिषेक होता है। तो राज्याभिषेक के दिन ये विशेष अतिथि के तौर पर निषाद जी को बुलाते हैं, निषाद राज को बुलाते हैं। ओके। नर्मदा क्षेत्र में एक नागवंश के राजा हुआ करते थे जिनके शासन के बारे में उल्लेख मिलता है। ध्यान दीजिएगा, यदि हम कोशिश करें यहाँ पर मध्य प्रदेश का नक्शा बनाने की, तो कुछ इस तरीके से एमपी का नक्शा है। इसे थोड़ा सा कुपोषित सा हो गया, लेकिन इस क्षेत्र में नाग राजाओं का क्या हुआ करता था? राज। नागों का युद्ध होता है गंधर्वों से। गंधर्व जो हैं वो नागों पर आक्रमण करते हैं। तो यहाँ पर अयोध्या में एक राजा थे इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरुकुत्स नागों की सहायता करते हैं और गंधर्वों को हरा देते हैं। तो जो नाग राजा थे ये अब खुश होकर अपनी पुत्री रेवा का विवाह कर देते हैं, किससे? पुरुकुत्स से। ओके। और इस तरीके से ये पुरुकुत्स होते हैं, ये रेवा का नाम रखते हैं नर्मदा। इन फैक्ट को आप रिपीट करके प्लीज़ लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आपको दूसरी चीज़ याद रखनी है, पुरुकुत्स ने रेवा की नदी का नाम बदल कर क्या कर दिया था? नर्मदा कर दिया था। ओके। एक हम बात करेंगे कारुस राजवंश की। कारुस राजवंश क्या है आगे हम चर्चा करेंगे। ययाति राजवंश की चर्चा करेंगे, चंद्रवंश की चर्चा करेंगे। ये सब एक्चुअल में राजा जो मनु थे उन्हीं के वंश से संबंधित हैं। यदु राजवंश की चर्चा करेंगे, जो यादव राजवंश थे या यादव वंश है, वो यदुओं से संबंधित है। इनका क्षेत्र कौन सा था? तो जो बघेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर यादवों का राज था। इस सब के बारे में चर्चा की जाएगी। दतिया, जो वर्तमान में दतिया है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो एक असुर का नाम मिलता है, जैसे असुर कहा जाता था, उसका नाम था दंतवक्र। तो ये याद रखिए, क्वेश्चन आ जाता है कि दतिया की स्थापना किसने की? दंतवक्र ने की। और ये सब जानकारी वैदिक काल में दी हुई है, वेदों में दी हुई है, इसलिए हम इसे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मतलब वैदिक काल में मध्य प्रदेश का जो जीके है उसे हम पढ़ रहे हैं। ओके। तुलसीदास जी ने चित्रकूट में रामायण लिखी, ये वैदिक काल का नहीं है। चलो, महाभारत का जब युद्ध होता है तो बहुत सारे क्षेत्रों से सेनाएं आती हैं, कौरव और पांडवों का वो समर्थन करती हैं। तो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र थे जिन्होंने, कुछ राजवंश थे, राजा थे जिन्होंने कौरवों का सपोर्ट किया, और कुछ राजा थे जिन्होंने पांडवों का सपोर्ट किया। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम आपको डिटेल से समझाएंगे। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के ये जो महाभारत वगैरह है, यहाँ इसे हम कहते हैं कि जो महाकाव्य काल है, क्योंकि महाकाव्य दो हुए हैं भारत में, एक बड़े बड़े जिन्हें हम मानते हैं, एक महाभारत और एक रामायण। तो महाभारत के दौरान कौन कौन से शहरों का उल्लेख मिलता है हमें मध्य प्रदेश के? नंबर 1 महिष्मती, इसका सब
मिलता है जिक्र। गोपालगिरी, जिसे आप वर्तमान में ग्वालियर के नाम से जानते हो। विराटपुरी, विराटपुर में ही शायद पांडवों ने अज्ञातवास बसाया था। इंद्रपुर, जिसे इंदौर के नाम से जानते हैं आज। उज्जैनी, भोजताल, भोपाल, कहा जाता है कि भोपाल के भोजताल साइड कुंती स्नान करने आती थी। धारा नगरी, भाथा भरोत में है, इसे रीवा में। उछेरा, सतना उछेरा तहसील। काकनाड वोट सांची और कुंतलपुर, जहाँ पर कुंती को जन्म हुआ था, कुंती का मायका। तो इन क्षेत्रों को हम महाभारत से जोड़ते हैं। ठीक है, इन सब का उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है। नेक्स्ट हम चर्चा करें तो कुछ और क्षेत्र हैं, जैसे कि रेवा है। रेवा के बाद में बेत्रवती है, ये नदियां हैं। सुक्तिमती, केन है, चरमण्यवती, चंबल है। इन सब नदियों का नाम भी उसी नाम पर रखा गया है। हमने अभी तक चर्चा की है एमपी की हिस्ट्री में, नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल की। उसके बाद में हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ के हम आए हैं ऐतिहासिक काल पर, और ऐतिहासिक काल में हम चर्चा कर रहे हैं नंबर 1, इसमें हमने लोह युग पढ़ा, फिर वैदिक पीरियड पढ़ा। वैदिक पीरियड में हमने देखा कि कौन कौन से प्लेसेस हैं, कौन कौन से फैक्ट हैं जो इस यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे महाकाव्य काल, हम पढ़ चुके हैं। महाकाव्य काल के बाद हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। क्या पढ़ेंगे? महाजनपद काल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा हम और डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1, आपने ध्यान दिया है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख सुनने में मिलता है। मतलब 16 ऐसे बड़े बड़े राज्य थे जो भारत के क्षेत्र में स्थापित थे। इस समय के काल को, जब भारत में 16 बहुत बड़े बड़े राज्य थे, इस समय के काल को कहा गया है महाजनपद। महाजनपद राज्य की सबसे बड़ी इकाई थी। उसके बाद फिर जनपद होते थे और नीचे ग्राम और कुल तक आते थे, उस पर हम चर्चा करेंगे। आपने बौद्ध, अब इनका उल्लेख कहाँ मिलता है कि भाई 16 महाजनपद थे? 2 चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, यहाँ पर हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और 16 महाजनपद जो थे, ये जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इन 2 जगह पे 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है कि 16 महाजनपदें थीं। टोटल जो 16 महाजनपदें थीं, उनमें से एमपी में बस 2 महाजनपद थीं जिनके बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। नंबर 1 थी चेदी और नंबर 2 थी अवंती। कौन सी? अवंती। तो चेदी और अवंती जनपदों के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। कुछ इससे संबंधित फैक्टों पर चर्चा करते हैं। अवंती ये उज्जैनी मालवा का क्षेत्र था, और चेदी ये बुंदेलखंड और उत्तर शक्तिमती में दक्षिण में त्रिपुरी तक फैला हुआ था। ठीक है, नेम ऑफ द प्लेसेस ऑफ सेंट्रल इंडिया जो महाजनपद कास्ट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर एक नाम आपको देखने को मिलेगा, वत्स। एक्चुअल में वत्स जो था ये मध्य प्रदेश में नहीं था वर्तमान के, ये था कौशाम्बी जो बिहार यूपी से लगा किनारा है, लेकिन इसकी जो राजधानी की बाउंड्री थी ये एमपी को टच करती थी, इसलिए इसको काउंट किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है 2 ही क्षेत्र। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए चेदी महाजनपद के बारे में। अबाउट चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ मॉडर्न बुंदेलखंड एंड नियर बाय एरिया कम्स अंडर चेदी महाजनपद। आधुनिक जो बुंदेलखंड है, यदि आप एमपी का देखोगे, अभी मैं मैप मैं आपको दिखा दूंगा अगली स्लाइड में। आधुनिक बुंदेलखंड का जो पूर्वी भाग है और आसपास का क्षेत्र है, ये चेदी महाजनपद के अंतर्गत जाना जाता है। यहाँ पर देखिएगा, ये जो एरिया है ये चेदी महाजनपद था। ठीक है, बस एमपी की बॉर्डर को टच करता था, लेकिन एमपी में नहीं था ये। उसके बाद में हम देखते हैं अवंती। तो अवंती यहाँ पर था। ये दोनों प्लेस कहाँ आते हैं? लगभग मध्य प्रदेश की बाउंड्री में आते हैं, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं एमपी जीके में। चलिए चलते हैं स्लाइड पर। चेदी आधुनिक बुंदेलखंड का एरिया है, आपने मैप में देखा। इसकी राजधानी क्या थी? तो एमपी के उत्तरी भाग में थी। राजधानी का नाम था शक्तिमती। फैक्ट है, याद रखिएगा। चेदी का दक्षिणी भाग कहाँ तक फैला हुआ था? तो त्रिपुरी। वर्तमान में जो जबलपुर है
और जो कटनी है ये सब किसका भाग था? त्रिपुरी का भाग था। ठीक है। महाभारत काल में एक शासक का नाम सुना होगा, शिशुपाल, जिसकी हत्या श्री कृष्ण ने की थी सुदर्शन चक्र से 101 गालियाँ सुनने के बाद। तो ये चेदी का शासक था जिसका उल्लेख महाजनपद काल में मिलता है। ये स्टोरी है। बौद्ध पाठ चेतक जातक में चेदी राजा के बारे में जानकारी मिलती है। अगला हम बात करते हैं चेदी के बाद अवंती महाजनपद की। इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिए। अवंती महाजनपद जो है ये आधुनिक मालवा क्षेत्र में आता है, उज्जैन के पास। जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी, ध्यान देना, अवंती महाजनपद की 2 राजधानियाँ थी। कौन कौन सी 2 राजधानियाँ थी? सबसे पहले एक थी उज्जैनी और एक दूसरी राजधानी थी इसकी महिष्मती। महिष्मती। और इन दोनों राजधानियों के बीच में जो नदी बहती थी उसका नाम था बेतवा। क्या नाम था? बेतवा। तो फिर से याद रखना है आपको कि अवंती जो है उसकी 2 राजधानियाँ थीं। एक थी उज्जैनी और दूसरी थी महिष्मती। इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो बेतवा नदी बहती है। क्लियर? ये आपको याद रखना है। आगे चर्चा करते हैं हम। भौगोलिक रूप से ये एक बड़ा राज्य था, इसके लिए इसकी 2 राजधानी थी। जोग्राफिकली इट वाज बिग किंगडम, सो उज्जैनी वाज कैपिटल ऑफ नॉर्थ अवंती एंड महिष्मती, दैट नेम इज महेश्वर, वाज कैपिटल ऑफ साउथ अवंती। प्राचीन ग्रंथों की बात करें, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट टेक्स्ट, अवंती वाज रूल्ड सक्सेसफुली बाय द है राजवंश। अवंती में किस किस वंश ने शासन किया है प्राचीन ग्रंथों के अनुसार? नंबर 1 है राजवंश। इन सब वंशों के बारे में हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। और वितिहोत्र वंश है की एक शाखा थी ये, और प्रज्ञोत वंश जिसमें चंड प्रज्ञोत वारिक, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो प्रज्ञोत वंश था, प्रज्ञोत थे, इनके जब काल आया तो इस समय अवंती भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्रमुख शक्ति बन गई थी। इन्होंने अवंती को काफ़ी मजबूत किया, इसकी बाउंड्री फैलाई और काफ़ी सक्षम हुए। बाद में हम देखते हैं कि अवंती को शिशुनाग राजवंश द्वारा मगध में मिला लिया जाता है। जब अवंती में कमज़ोर शासक आते हैं तो कमज़ोर शासक आने के कारण ये कमज़ोर होता है, और इसका जो पड़ोसी राज्य था मगध, जो कि काफ़ी शक्तिशाली था, यहाँ पर शिशुनाग राजवंश का शासन था। शिशुनाग राजवंश हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड्स में। तो इन्होंने अवंती को अपने कब्जे में ले लिया। क्लियर? अवंती वाज लेटर एनेक्टेड इनटू द मगध एम्पायर बाय द शिशुनाग डायनेस्टी। ओके, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं शिशुनाग राजवंश के बारे में। तो शिशुनाग राजवंश को क्या हुआ? नंदों ने उखाड़ फेंका, फिर नंदों को चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका। इनके बारे में हम जानकारी करेंगे प्राप्त। ध्यान देना, इस समय की जब हम बात कर रहे हैं महाजनपद काल की, इस समय एमपी के 4 जो नगर थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जिनका उल्लेख मिलता है। नंबर 1 अवंती, नंबर 2 महिष्मती, नंबर 3 है क्रूधर और नंबर 4 है सुदर्शनपुर। ठीक है, अवंती, महिष्मती, क्रुद्धपुर जैसे कहते हैं या क्रोधर करते हैं, सुदर्शनपुर वर 4 फेमस सिटीज़ विच वर प्रेस्ड इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, है ना। यहाँ पर बौद्ध साहित्य में इनकी प्रशंसा की गई है इन 4 जगहों की। एमपी के 4 ऐसे प्लेसेस हैं जिनकी जारी बौद्ध साहित्य में जानकारी हमें मिलती है। अवंती नाम किसने दिया था? तो अवंती नाम दिया गया था राजा उदयन ने। महिष्मती पर किसका शासन था? तो महिष्मती पर था है वंश का शासन। जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में कि महिष्मती पर सबसे पहले है का शासन था। ओके, तो है के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। पौराणिक स्रोतों के अनुसार हम मानते हैं कि है अवंती के शुरुआती शासक थे। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इस क्षेत्र पर था नागों का कब्जा, तो नागों से इस क्षेत्र को छीना और कब्जा कर लिया। सबसे पहले नाग इन्होंने क्या किया? है ने या है ने शासन किया। देवर रूल्ड इन अवंती के कौन से क्षेत्र पर? महिष्मती पर। सबसे पहले इन्होंने शासन कहाँ किया? महिष्मती पर शासन किया। बाद में पूरे जनपद को अपनी अपनी राजधानियों के साथ 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन सी 2 राजधानियाँ थीं? मैंने आपको बताया था, उज्जैनी और महिष्मती। है जो थे ये 5 शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं बाद में। ठीक है,
5 शाखाएं जो होती हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 शाखाएं थी, इन्हीं को मिलाकर आप है कहते हो, या इनका जो राजवंश या कुल था। है कबीलाई लोग थे, ठीक है। और है से टूट कर एक और नया वंश बनता है जिन्हें हम कहते हैं वितिहोत्रा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि है की एक शाखा थे ये वितिहोत्रा, ठीक है। चलो, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें याद नहीं रखनी है, इतना याद रखेंगे आप कि महेशमती पर या इस क्षेत्र पर सबसे पहले किसने शासन किया, तो है राजवंश ने शासन किया। उज्जैनी के अंतिम वितिहोत्रा शासक कौन थे, रिपुंजय थे। रिपुंजय को इनके ही आमात्र द्वारा मार दिया जाता है, जिसका नाम होता है पुलिका, ठीक है। और पुलिका ने क्या किया, अपने बेटे प्रग्योत को शासन पर बिठाया और इस तरीके से प्रग्योत राजवंश सत्ता में आया। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले शासन किया है ने, फिर है की एक शाखा होती है वितिहोत्रा, उन्होंने शासन किया। वितिहोत्राओं जो अंतिम वितिहोत्रा होता है रिपुंजय, उसको उसी का अमात्य या मंत्री जो होता है वो मार देता है, और अपने बेटे प्रग्योत को, जो मंत्री पुलिक होता है, पुलिक, उसने इसे मार दिया और अपने बेटे प्रग्योत को शासन पर बिठाया। तो ये इस महाजनपद का शासक बनता है और अच्छे से शासन चलाता है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं प्रग्योत राजवंश अवंती में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। प्रग्योत जो थे ये गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। प्रग्योत वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी। इन्हें चंद्र प्रग्योत महासेना के नाम से जाना जाता है, इनका एक अदन नाम है। आपको इनमें एक दो बात ध्यान से सुननी है कि अवंती जो था, अवंती जनपद जो था, इसका सबसे बड़ा शत्रु कौन था उस समय, मगध। और मगध में किसका शासन था, बिंबिसार का शासन था। मगध में बिंबिसार का शासन था। लेकिन एक बार बिंबिसार को हो जाता है पीलिया, जिसे हम कहते हैं पांडु रोग या जॉइंटिस। तो प्रग्योत के पास एक राजवैद्य होते हैं जिनका नाम होता है जीवक। ये काफ़ी बड़े वैद्य थे जिनका नाम आपने कई बार सुना होगा। तो प्रग्योत भाई साहब जीवक को भेजते हैं बिंबिसार का इलाज करने के लिए। जीवक निष्ठा से इनका इलाज करते हैं और ये ठीक हो जाते हैं। इस तरीके से प्रग्योत और बिंबिसार के मध्य अच्छे संबंध स्थापित होते हैं और अवंती और मगध जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे वो एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। जीवक के बारे में एक बात और याद रखेंगे, जब महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब होती है तब प्रग्योत जीवक को फिर से भेजते हैं महात्मा बुद्ध का इलाज करने के लिए। और ये क्वेश्चन MPPSC 2019 में आया भी है। 2019 का जो प्री था उसमें पूछा गया था कि प्रग्योत ने अपने राजवंश जीवक को किस राजा के इलाज के लिए भेजा था, तो बिंबिसार। चलिए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। ध्यान दीजिएगा, मगध साम्राज्य के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी है कि जो मगध थे इसमें हमें क्या पढ़ना है, हर्यक, नंद और मौर्य वंश। हर्यक वंश पर सबसे पहले किसने कब्जा, हर्यक वंश जो था इसने मगध पर अपना शासन चलाया। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। MP हिस्ट्री में तो नहीं, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी केवल आप नाम सुनिए इनके। हर्यकों के बाद शासन करते हैं नंद। जो महापद्मनंद होता है, महापद्मनंद नंद वंश की स्थापना करता है। और उसके बाद आता है घनानंद। घनानंद काफ़ी क्रूर शासक होता है, चाणक्य के साथ अवध्यता करता ही है। तो चाणक्य एक बच्चे को शिक्षा देता है, उसे बड़ा बनाता है, जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य में नंद वंश को हटाकर मौर्य वंश की स्थापना करता है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी आपको इंडियन हिस्ट्री में। MP हिस्ट्री में ध्यान दीजिए क्या क्या है। तो कैपिटल ऑफ हेहयास महेशमती हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय महापद्मनंद। जो महापद्मनंद थे इन्होंने हैहों की राजधानी पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद में हर्यक वंश में आपको बता चुका हूँ कि हर्यक वंश पहला वंश था मगध पर, उसके बाद नंद वंश आया, उसके बाद मौर्य वंश आया। तो हम मौर्य वंश के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे आज। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनका जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने नंदों को हराया और विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मध्य प्रदेश इस साम्राज्य का हिस्सा रहा है। ये बात कैसे पता चलती है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनका पुत्र था बिंदुसार।
और बिंदुसार का शासन कब से कब तक रहा है, तो 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व तक। और जब ये बिंदुसार शासक थे, इनके समय में इनका पुत्र था अशोक। इनका पुत्र अशोक था, जो कि उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था। इसका मतलब क्या हुआ? इट्स मीनिंग कि अशोक यदि उज्जैन का गवर्नर है तो बिंदुसार के शासन में, बिंदुसार के साम्राज्य में उज्जैन जरूर शामिल होगा, जो कि एमपी का पार्ट है। चलिए, तो अवंती नाम किसके नाम पर रखा गया है? उदयन के नाम पर। ये मौर्य काल से संबंधित थे। अशोक को अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा? बिंदुसार के द्वारा, जो मगध के तहत एक प्रशासनिक इकाई थी। अशोक ने बेशनगर विदिशा, इसका पुराना नाम है भिलसा, तो बेशनगर जो विदिशा थे, यहाँ के एक व्यापारी थे। यहाँ की व्यापारी की पुत्री का नाम था महादेवी। महादेवी से इन्होंने शादी की थी। महादेवी के कहने पर ही इन्होंने सांची में स्तूप वगैरह स्थापित करवाए। आपको याद होगा कि जब 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है, तो कलिंग के युद्ध में जो अशोक होते हैं, ये काफ़ी हताहत होते हैं। बहुत ज़्यादा हताहत होने के कारण एक व्यक्ति होते हैं, एक बौद्ध धर्म के एक प्रवक्ता होते हैं, जिनका नाम था निरोग्य या निरोश इनका नाम था। इन्होंने प्रवचन दिए और इनके प्रवचन से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया, धर्म का मार्ग अपनाया युद्ध के मार्ग को छोड़कर, और 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। क्लियर है? तो मैं आपको बता रहा था कि राजा अशोक की पत्नी का नाम क्या था? महादेवी था, जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा की एक राजकुमारी थी, एक व्यापारी की पुत्री थी। अशोका मैरिड डॉटर ऑफ मर्चेंट ऑफ बेशनगर विदिशा, भिलसा ओल्ड नेम था इसका। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया, 84,000 स्तूप बनवाए। तो सबसे प्रमुख क्या क्या याद रखेंगे आप? सांची का स्तूप काफ़ी महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा स्तूप है। उसके बाद में भरहुत का स्तूप दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है, भरहुत जो कि सतना जिले में है। उसके बाद में बहुत सारे स्तूप बनवाए, सांची, विदिशा, भोजपुर, सारूमारू का स्तूप भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपको बताया जो उज्जैनी में भी इसने स्तूप बनवाए थे। कहाँ पर बनवाए थे? उज्जैनी में। और उज्जैनी का स्तूप किसके कहने पर बनवाए थे? इसकी जो पत्नी थी महामाया देवी या महादेवी इसका नाम था, महादेवी के कहने पर अशोक ने उज्जैनी में स्तूप बनवाए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मगध के राजा के रूप में सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। स्तूप का निर्माण इन क्षेत्रों में करवाया गया। अशोक ने भरहुत में भी स्तूप का निर्माण करवाया। महिष्मती, जब मौर्य काल था तो उस समय महिष्मती एक काफ़ी बड़ा व्यापारिक केंद्र था। और किस चीज़ का व्यापार होता था? तो सूती कपड़े का व्यापार होता था महिष्मती से। ये बात याद रखनी है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है कि मौर्य काल में महिष्मती किस लिए महत्वपूर्ण था? सूती कपड़े के उद्योग के लिए या अन्य क्वेश्चन डाउट हो सकते हैं उसमें, ऑप्शंस याद रखेंगे। महिष्मती वाज अमंग द सेंटर टू प्रोड्यूस कॉटन क्लोथ्स दैट टाइम। आगे की चर्चा करें हम तो ध्यान देंगे, मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे साक्ष्य हैं, कुछ एविडेंस हैं जो हमें अशोक के समय के प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। तो कौन कौन से एविडेंसेस, साक्ष्य हैं? नंबर 1, गुर्जर दतिया का विलेख, जहाँ पर अशोक का नाम अशोक लिखा है। पनगुड़ारिया का विलेख, यहाँ पर भी अशोक का नाम मिलता है। अशोक का नाम एक्चुअल में मिलता है प्रिय नाम दस्सी। क्या लेख मिलेगा? प्रिय नाम दस्सी। मैं आगे आपको इन सब चीज़ों के बारे में स्पेशली पढ़ाऊँगा, तब बारीकी से पढ़ाऊँगा एक एक चीज़। अभी केवल हम ओवरऑल व्यू ले रहे हैं इन सब का। रूपनाथ का अभिलेख, एक्चुअल में जो रूपनाथ का अभिलेख है ये आपको लिखा मिलता है कि ये जबलपुर में, यहाँ भी गलत लिखा है, सॉरी। ये रूपनाथ का अभिलेख पहुँच गया है कटनी में, ठीक है, क्योंकि कटनी पहले जबलपुर का पार्ट हुआ करता था, इसलिए किताबें आज भी इसे जबलपुर देती हैं। जबकि रूपनाथ का जो अभिलेख है ये वर्तमान में किस ज़िले में आएगा? तो कटनी ज़िले में आएगा। सारोमारो, ये सारोमारो अलग है और सारूमारू अलग है। सारूमारू विदिशा में है, गुफाएं हैं, वहाँ भी स्तूप है। सारोमारो शहडोल में है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये जो मौर्य काल की जानकारी हमें मिली है कि मौर्य काल में मध्य प्रदेश से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें याद रखने लायक हैं, जो उस समय के इतिहास को हमें बताती हैं। ओके, आगे हम देखेंगे अगली क्लास में शुंग, सातवाहन और इन वंशों के बारे में, गुप्त काल के बारे में जानेंगे।
गुप्तकाल में मध्य प्रदेश से क्या क्या रिलेटिव चीज़ें हैं, पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश। कहने का तात्पर्य मौर्य काल के बाद हम जानेंगे मौर्य उत्तर काल के बारे में, और फिर गुप्त काल के बारे में, और फिर उसके बाद गुप्तोत्तर काल के बारे में। इस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश का एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, और इससे संबंधित हम आपको क्वेश्चन भी डिस्कस करा देंगे। आफ्टर देन हम आएंगे मध्य प्रदेश के मिडेवल हिस्ट्री के चैप्टर पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।